दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बस्तर साइंस एकेडमी। और आप लेक्चर नंबर 20 देख चुके हैं। लेजर का स्टार्टिंग पार्ट 1 कहना चाहिए, वो उसमें है। ठीक है, हम आगे बढ़ने वाले हैं उसी लेजर को लेकर। अभी बहुत कुछ बचा है, मतलब आज की क्लास में लेजर मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है, मैं यहाँ पे कुछ तालिका बना के रखा हूँ, कुछ सारणी बनाकर रखा हूँ। आपको अभी इसमें ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है इसमें एक्टिव, मीडियम, टाइप, पंपिंग मेथड। तो ये पहले क्या है इसको समझ लो, है ना। अच्छा, मैं आपको पहले ये बातें बता चुका हूं कि ये है क्या, ग्राउंड स्टेट जिसमें एटम होता है। ठीक है, और ये है क्या, एक्साइटेड स्टेट जिसमें एटम को पहुंचाना होता है। ठीक है, अब ये जो एटम बोल रहे हो किसके अंदर होगा, कोई ना कोई मटेरियल होगा ना जिसके अंदर कहीं तो एटम या इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। ठीक है, तो उस मटेरियल जिस मटेरियल के अंदर ये पूरा काम चल रहा है, ठीक है, वो मटेरियल क्या होता है, एक्टिव मटेरियल कहलाता है। वो मटेरियल क्या कहलाता है, एक्टिव मटेरियल कहलाता है। ठीक है, देखो पहला टॉपिक एक्टिव मटेरियल। तो एक्टिव मटेरियल किसे कहेंगे, जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब देखो आगे, इसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं, सॉलिड क्या हो सकता है ना, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर हो सकता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, जिसके अंदर प्रोसेस हो रही है, जो मटेरियल है, उस मटेरियल को क्या कहेंगे, एक्टिव मीडियम कहेंगे। ठीक है, एक्टिव मटेरियल नहीं, सॉरी, एक्टिव मीडियम क्या कहेंगे, उस मटेरियल को एक्टिव मीडियम कहेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, पंपिंग मेथड। अब इस एटम को हमें ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के लिए क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी ना, उसका सोर्स कहीं ना कहीं तो होगा। तो वो सोर्स, उस सोर्स को क्या बोलते हैं, पंपिंग सोर्स। क्या बोलते हैं, पंपिंग सोर्स। जिस सोर्स के जरिए पंप किया जा रहा है उसे पंपिंग सोर्स कहा जाता है। और इस पूरे मेथड को, जो पंपिंग सोर्स से एनर्जी आया और इसको पंप किया, इस मेथड को बोलते हैं पंपिंग मेथड। तो ये बात है। उसके बाद देखो आगे, आउटपुट वेवलेंथ। अब ये पंपिंग किए तो क्या निकलेगा, लेजर। क्या निकलेगा, लेजर। तो ये लेजर है वो किस कलर का होगा, किस कलर का होगा, रेड होगा कि ग्रीन होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर। किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर। ठीक है, तो उसका आउटपुट वेवलेंथ ये चेक करना होता है। मैं आपको लेजर को एकदम भली बात नहीं पढ़ाऊंगा। आप स्कूल में, है ना, स्कूल में जब 12th में लेजर पढ़े थे, कॉलेज में भी लेजर पढ़े हो, और लेजर फिजिक्स तो पूरा सब्जेक्ट पीजी में पढ़े हो। लेकिन मैं उसका प्रोसेस नहीं बताऊं कि रूबी लेजर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, तो वो सब के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं शॉर्ट में इसको आगे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि आप इसको जानकर अभी क्या करेंगे। ठीक है, अभी देखो क्लियर बात है। फिर देखो ऑपरेशन। अब देखो वो जो ये जो लेजर लाइट निकल रहा है, वो लेजर लाइट कैसे होगा, ऐसे लगातार ऐसे निकल रहा होगा कि पल्स में होगा। इसको बोलते हैं पल्स। पल्स, जैसे बंदूक से गोली मारोगे ना, तो एक गोली पहले निकलेगा, फिर दूसरा गोली निकलेगा, फिर तीसरा गोली निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, पल्सेस। और जब लगातार लाइट निकले उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेव। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर बात है। अब मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, ये जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जो 2-3 लेजर है, जो यूनिवर्सल लेजर है, उसके बारे में क्वेश्चन आ भी सकता है, तो उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। मैं 3 प्रकार के लेजर के बारे में बात कर रहा हूं, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर। इन तीनों लेजर के बारे में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके बताने से ज्यादा अच्छा मुझे यही लगा कि ये सब चीज आपको बता दूं, और बताकर ये बता दूं कि ये जो चीजें हैं, ये जो टाइप्स हैं, वो रूबी में कैसा होता है, इसमें कैसा होता है, इसमें कैसा होता है। तो अब देख लो, सबसे पहला क्या है, एक्टिव मीडियम। यहां से देखते हैं इधर से, ये पहला क्या है, एक्टिव मीडियम। तो रूबी लेजर में एक्टिव मीडियम क्या होता है, रूबी का क्रिस्टल होता है, रूबी का क्रिस्टल या रूबी का रॉड होता है। ठीक है, रूबी का रॉड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्रोमियम के साथ डोपिंग करके बनाया जाता है। ठीक है, स्पेशल है ये। क्लियर बात है। जबकि यही एक्टिव मीडियम, हीलियम नियॉन में क्या होगा, हीलियम नियॉन गैस होंगे, इसी गैस के अंदर पूरा क्रियाक्रम होगा। वैसे यहाँ पर भी रूबी क्रिस्टल के अंदर ही पूरा लेजर एक्शन होगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर जो डायोड बनाते हैं, जिसको पी एन जंक्शन कहते हैं। तो पी एन जंक्शन सेमीकंडक्टर ही सेमीकंडक्टर लेजर के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इस टाइप के बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं। ये तो खैर कांस्टेंट हो गया कि रूबी लेजर है तो उसमें रूबी होगा, हीलियम नियॉन लेजर है तो उसमें हीलियम नियॉन गैस ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है तो उसमें CO2 ही होगा। लेकिन
सेमीकंडक्टर में आप स्वतंत्र हो कि जो कोई भी सेमीकंडक्टर यूज कर सकते हो, बस शर्त यह है कि उसमें जो भी आप मटेरियल चूज कर रहे हो उसमें से लेजर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो टाइप, तो रूबी तो सीधी बात है, रॉड बोला हूं, क्रिस्टल बोला हूं तो सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट लेजर बोले तो रूबी लेजर। ठीक है, गैस लेजर बोला जाए तो हीलियम नियॉन, और सेमीकंडक्टर लेजर तो वही तो हम लेके चल ही रहे हैं। आगे देखो पंपिंग मेथड, इसको कैसे पंप करेंगे, एक साइड स्टेट में कैसे ले जाएंगे, ऑप्टिकल पंपिंग के द्वारा। फ्लैश लैंप का यूज करते हैं, फ्लैश लैंप, जैसे जब वो करते हैं पहले, अभी तो खैर नॉर्मल कैमरा आता है, पहले वो वाला कैमरा आता था जिसमें फ्लैश जलता था, एक बार क्लिक करो भर से एकदम फटाक से फ्लैश मारता है ना, वैसी फ्लैश मार के ग्राउंड स्टेट के एटम को एक्साइट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल पंपिंग होता है रूबी लेजर में, है ना, जिसको फ्लैश लैंप का प्रयोग करते हैं, उसमें पूरा फ्लैश लैंप को ऐसे रूबी लेजर में लपेटे हुए होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, हीलियम नियॉन में इलेक्ट्रोड लगाए रहते हैं, प्लस माइनस, वहां से एनर्जी जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते रहते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, पहले बोल चुका हूं, इसलिए मैं शॉर्ट में बोल के निकल रहा हूं, क्योंकि हमें आगे और पढ़ाई करना है और लेजर फिजिक्स को इसी क्लास में खत्म करना है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इंजेक्शन, इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, करंट को इंजेक्ट करवा देते हैं सर्किट में, क्लियर बात है। फिर आउटपुट वेवलेंथ, आउटपुट वेवलेंथ देखें, रूबी लेजर से हमें लाल कलर का लाइट मिलता है, लाल कलर का लेजर लाइट मिलता है। ठीक है, जिसका वेवलेंथ कितना होता है, 6943, 6943 एंगस्ट्रॉम, 6943 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में है। अगर यही एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में होता, ये किस में होता, नैनोमीटर में, तो यहाँ पॉइंट लगा देना एक ठोक, तो 694.3 नैनोमीटर। ठीक है, याद रखना, इसको याद रखना आप लोग। और इसमें देखो ये कितना है, 6328, ये भी कौन सा कलर का है, रेड, क्योंकि रेड कलर का एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ना, कि इस रेंज तक अगर आया तो रेड लाइट दिखेगा, तो वही है, ये भी रेड लाइट ही है। अब ये देखो डिपेंड ऑन मटेरियल, सेमीकंडक्टर अगर लेजर आपको बना रहे हो तो आपको कौन सा कलर का लेजर बनाना है, ग्रीन, रेड, जो भी आपको बनाना है। ठीक है, उसके लिए आप स्वतंत्र हो सेमीकंडक्टर लेजर के जरिए, जबकि इसमें क्या है, इसका तो फिक्स है, रेड ही मिलेगा। ऑपरेशन, अब देखो रूबी लेजर में जो लेजर लाइट निकलता है वो पल्स्ड होता है, ठीक है ना, तो निकलेगा फिर निकलेगा फिर निकलेगा, जबकि हीलियम नियॉन लेजर में लगातार लेजर निकल रहा होता है। सेमीकंडक्टर में आप अपनी इच्छा अनुसार लेजर बना सकते हैं, चाहे आपको पल्स्ड की आवश्यकता है कि आपको कॉन्टिन्यूअस लेजर की आवश्यकता है। इफिशियंसी देखो, ये बहुत लो इफिशियंसी होता है लेकिन कॉस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, इसका एफिशिएंसी लो और मॉडरेट के बीच होता है, कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है, इसका कॉस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद इसका देखो, इसका एफिशिएंसी सबसे हाई सेमीकंडक्टर का, और बहुत चीप, बहुत ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं। जो बच्चे लोग के खेलने के लिए आप लोग मेला में जाते हो ना, वहां से खरीद लेते हो लेजर, सोच कर देखो इतना सस्ता है। ठीक है, हम भी जब बचपन में थे तो 30-40 रुपए लेकर खरीद के खेले थे, आप लोग भी खेले ही होंगे। एप्लीकेशन देखो, होलोग्राफी करना है, होलोग्राफी जानते हो ना, किक मूवी देखे हो, सलमान खान जो अपना होलोग्राफी करता था, होलोग्राफी करना उस, है ना, रिसर्च करने के लिए, है ना, रेंज फाइंडिंग, मतलब चंद्रमा का डिस्टेंस कहाँ कितना दूर है यहाँ से, लेजर के जरिए मालूम कर सकते हैं। ठीक है, हीलियम नियॉन लेजर क्या करते हैं, अलाइनमेंट चेक करने के लिए, बढ़ई मिस्त्री या फिर घर बनाने वाले। ठीक है, बारकोड स्कैनर, जो बारकोड होता है उसको स्कैन करने के लिए आप लोग देखे होंगे, बहुत जगह बारकोड स्कैन करते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी देखे होंगे, कई जगह है। ठीक है, लैब में यूज होता है। सेमीकंडक्टर का कहाँ देखो, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए अगर कम्युनिकेशन करना है आपको, ठीक है, तो फिर इसका उपयोग करते हैं सेमीकंडक्टर लेजर का। और देखो सीडी या फिर डीवीडी प्लेयर को आप अंदर से खोल के अगर देखे हो तो उसमें देखना लेजर लाइट ऐसे जल रहा होता है। ठीक है, ताकि वो सीडी डीवीडी को स्कैन करके आउटपुट दे सके कि उस सीडी में क्या सेव है। ठीक है, लेजर प्रिंटर बनाने के, लेजर प्रिंटर के बारे में आप जानते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसके टाइप, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर खत्म हुआ। ठीक है, खत्म। अब इसको पूरा डायग्राम बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो फिर एक एक लेजर के लिए एक एक वीडियो डालना पड़ेगा, 30-30 मिनट मुझे देना पड़ेगा, तो मुझे लगता है ये शॉर्ट में है और इतना जानकारी पर्याप्त है। ठीक है, आप लोग का एक वो है होमवर्क कि आप CO2 लेजर को देखना। ठीक है, CO2 लेजर को देखना, क्लियर बात है, और बताना कि कैसा आपको समझ में आया कि नहीं, कहीं कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताना।
ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा। तो ये हुआ खत्म। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को आइंस्टीन कोफिशिएंट। ये एक नया टॉपिक है, ठीक है, ध्यान रखना। आइंस्टीन कोफिशिएंट, आइंस्टीन कोफिशिएंट आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, ए और बी से शो करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं मैं इसको बताने वाला हूं आइंस्टीन कोफिशिएंट को। मेरा बात फिर से सुन लो, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस अगर नया भी आएगा 100 मार्क्स वाला, तो भी टॉपिक जो है कम नहीं होगा, जितने टॉपिक है उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेजर को पूरे तरीके से खत्म कर लेते हैं। पूरे तरीके से खत्म क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो चलो पढ़ते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट, जो कि इसके बारे में ही पढ़ेंगे और मेरे हिसाब से लास्ट हो गई, ठीक है। तो आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होता है, पहले उसको सुन बस लो, फिर आगे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। अच्छा, आइंस्टीन जो है ना, आइंस्टीन ने 1917 के आसपास ये प्रेडिक्ट किया। क्या किया, प्रेडिक्ट किया। सोचा कि इमिशन दो प्रकार के होते होंगे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते होंगे। एक होता है स्पॉन्टेनियस होता होगा, एक क्या होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, और एक होता है स्टिमुलेटेड। ये दो प्रकार के इमिशन होते होंगे, जिसमें स्पॉन्टेनियस के लिए एनर्जी है ना की जरूरत नहीं लगती, जबकि स्टिमुलेटेड के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो स्टिमुलेटेड इमिशन होता होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता होगा। लेकिन जो इमिशन हो रहा है लेजर में, लेजर लाइट अगर निकल रहा है तो जरूरी क्या है कि स्टिमुलेटेड इमिशन हो, और अगर स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा तो लेजर लाइट नहीं निकलेगा। सीधी बात है, कोई ना कोई दूसरा रेडिएशन निकल जाएगा, मतलब हीट एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन वो लेजर लाइट नहीं होगी। तो कोई ना कोई ऐसा कोफिशिएंट होना चाहिए, कोई ना कोई तो हो जो ये बता पाए कि लेजर में जो लेजर जो है उसमें लेजर लाइट बाहर निकल रही है, तो उसके अंदर का, उसके पीछे का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। उसमें से लेजर लाइट क्यों निकल रही है और किसी चीज से लेजर लाइट नहीं निकल रही है, इसके पीछे रीजन क्या होगा। तो उसी रीजन को बताने के लिए उन्होंने क्या आया, आइंस्टाइन कोफिशिएंट लाए। और इसी आइंस्टाइन कोफिशिएंट से हमें ये मालूम चलता है कि हम कौन सा लाइट एनर्जी यूज करेंगे। लाइट एनर्जी मतलब कि ये दो लेवल है, एक एटम यहाँ पे है, ये क्या है, एनर्जी आया ना, ये एनर्जी आया। तो ये जो एनर्जी, जो वेव आप दे रहे हो, ये वेव जो है अगर वेव के फॉर्म में दे रहे हो, लाइट के फॉर्म में दे रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी है ना। तो ये है जो लाइट है, ये जो वेव है, ये क्या इसको ऊपर ले जाकर यहाँ से नीचे लाए, लेकिन लाने के कौन सा तरीका है, दो तरीके हैं। ये दोनों में से ये ना हो, ये वाला हो, ताकि लेजर लाइट बाहर निकल सके, है ना। तो ये जो लाइट है, क्या इसके पास इतनी क्षमता है कि वो स्टिमुलेटेड इमिशन करा सके, है ना। और इसी क्षमता को, इसी इफिशियंसी को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए और बी निकालते हैं, ठीक है, कि कौन सा लाइट से हम इसको पंप कराएंगे तब वो स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, और कौन सा लाइट का उपयोग करेंगे तो स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, तब जाकर हम लोग उसके लिए पंपिंग सोर्स तैयार कर पाएंगे। समझे आप लोग। तो यही है आइंस्टीन कोफिशिएंट, और इसके लिए मैं फॉर्मूला निकालने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं शॉर्ट में समझा दूं, देखना ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा आगे लेकर चलता हूं। अब देखो यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी E1, यहाँ पे एनर्जी E2, दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है E2 माइनस E1, जिसको आप डेल E बोल सकते हो, इसको हम H न्यू बोलेंगे, किसके बीच का, 1 और 2 के बीच का, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एटम हैं, कितना एटम है नहीं मालूम, मान लो एटम है N1, यहाँ पे एटम होगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना एटम है नहीं मालूम, N2 एटम है, ठीक है, N2 एटम मानकर चलते हैं। क्लियर बात है। इसको हम लाइट दिए, ठीक है। अब इसका एनर्जी होगा, ये जो एटम होगा, एक एटम, ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए पर यूनिट एरिया में जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर पर यूनिट एरिया से जितना एनर्जी इमिट करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी नहीं बोलना चाहिए, रेडिएशन डेंसिटी, क्योंकि हम लोग रेडिएशन दिए हैं, तो इसका कोई ना कोई रेडिएशन डेंसिटी होगा, जिसको मैं U मान रहा हूँ, U12 मतलब 1 और 2 के बीच के डिफरेंस के लिए हम एक एनर्जी दिए रेडिएशन के फॉर्म पर। ये एटम उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एटम जब एब्जॉर्ब करेगा तो पर यूनिट एरिया कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर जाएगा, उसके लिए U12। तो ये क्या है, रेडिएशन डेंसिटी। क्लियर बात है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं निकाल रहा हूं रेट ऑफ
रेट ऑफ क्या करूं पहले, एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए मैं इसको नाम दे देता हूं आर, एब्जॉर्प्शन के लिए ए, आर ए। ये प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा आप एनर्जी दोगे उतना ज्यादा एटम ऊपर जाएंगे। और ठीक है, दूसरा, जितना ज्यादा एटम यहां पे मौजूद होगा उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। सही बात है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना, एब्जॉर्प्शन का रेट कितना है, अगर एनर्जी ज्यादा दे रहे हो तो ज्यादा एटम ऊपर जाएंगे, पहला। दूसरा, अगर ज्यादा एटम है तो तभी तो ऊपर जाएंगे, अगर एक तो बस एटम है तो एक तो बस ऊपर जाएगा, 10 ठोक है 10 ऊपर जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम बढ़ेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेंगी। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक साथ लिख दूं तो कैसे लिखूंगा, ऐसे प्रोपोर्शनल टू U1 to N1। ठीक है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लेकर चलते हैं, क्या कांस्टेंट लेकर चलते हैं, ए, इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा, ए U1 to N1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं निकाल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ, रेट ऑफ इमिशन। कौन सा इमिशन, पहला स्पॉन्टेनियस देख लेते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन कैसे दिखता है, आर, इसको मैं क्या नाम दे दूं, स्पॉन्टेनियस के लिए एसपी लिख दूं, क्या आपके समझ में आना चाहिए बस, एसपी मतलब स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये प्रोपोर्शनल होगा कैसे, अच्छा, स्पॉन्टेनियस क्या होगा, जो कि ऊपर तो गया लेकिन यहाँ पे अपने आप सेल्फ इमिशन जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ सेल्फ इमिशन या रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है, जो कि अपने आप ही नीचे आता है उसे। तो यहाँ पे क्या है, जितना ज्यादा एटम होगा उतना ज्यादा नीचे गिरेगा, सीधी बात है। और यहाँ पे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो स्टिमुलेटेड में होता है, इसमें नहीं होता। तो इसको अगर देखोगे तो कैसा हो जाएगा, आर एस पी इक्वल करूंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे कमेंट करें, मैं दोबारा बताऊंगा। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखो, एब्जॉर्प्शन के लिए बी मानो कांस्टेंट, इसके लिए ए, क्योंकि तुम्हारा पूरा किताब यही मानकर चला है। ठीक है ना। अब देखो, जहां जहां एनर्जी लगेगा ना, जहां एनर्जी यूज होगा वहां बी लेना, जहां एनर्जी यूज नहीं हो रहा है वहां पे ए लेना। क्लियर है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहीं पे थर्ड देख लेते हैं। यहां पे देखो, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन। तो अब देखो, स्टिमुलेटेड इमिशन मतलब इसको दोबारा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एटम को एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतना ज्यादा स्पीड से वो नीचे गिरेगा। स्टिमुलेटेड के लिए मैं एस टी कर देता हूँ, एस टी, जो कि प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी के, जितना तुम एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, याद रखना। और किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब इसको एक साथ लिखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, U1 to N2, तो आर एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से जहां एनर्जी लगेगा वहां क्या यूज करना बोला हूं मैं, बी, तो ये बी यूज कर लो, ये हो जाएगा U1 2 और N2। क्लियर बात है, कोई दिक्कत इसमें, ये एब्जॉर्प्शन हो गया N1, क्योंकि इसमें N1 नंबर एटम था, यहाँ जब इमिशन हो रहा था तो वहाँ N2 एटम था, यहाँ भी N2 एटम है क्योंकि इमिशन हो रहा है। अब देखो ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर 3, लेकिन इसको पहचाने कैसे, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ भी बी लिखा है, कैसे पहचानेंगे कि वो बी जो है एब्जॉर्प्शन वाला है कि इमिशन वाला। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन मतलब 1 से कहाँ गया है, 2 में गया है, तो बी को क्या लिखोगे, 1 से 2। ठीक है, अब देखो यहाँ इमिशन हुआ है, इमिशन मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे आया है, 2 से 1 में आया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 से 1 में आया है। क्लियर बात आपके समझने के लिए। तो ये 3 प्रकार के इक्वेशन हो गए। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, ये मेरे ख्याल से आ गया होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलता हूँ, देखना इधर है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक काम कर रहा हूं, देखना, मैं रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, मैं जो है स्टिमुलेटेड इमिशन का रेट और एब्जॉर्प्शन के रेट का क्या कर रहा हूं, मैं तुलना कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर करना मतलब डिवाइड करना, तो डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा देखना तो जरा,
अगर मैं ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, देखना कहाँ है स्टिमुलेटेड, वो रहा, इसको मैं लिख रहा हूँ आर स्टिमुलेटेड, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू, वहां पे क्या है देखना B21, ठीक है, और क्या है U1 2 और N2, यहाँ पे देखो B1 2 U1 2 N1 है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जब 2 1 है तो इसको 2 1 क्यों नहीं किया, अरे ये एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है, U12 और U21 वो सेम है, चाहे कैसा भी लिखो। दूसरी बात, मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ आइंस्टीन कोएफिशिएंट बता रहा हूं, लेकिन एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि B21 और B12 इन दोनों का वैल्यू भी सेम ही होता है, इसीलिए आइंस्टीन कोएफिशिएंट को A और B बोला जाता है। अब ये B21 और B12 सेम कैसे हुआ, मैं प्रूफ करूंगा ना इसके बाद, अभी तो ये नॉर्मल चल रहा है, मैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट A और B का वैल्यू भी निकालूंगा, ठीक है, वैल्यू भी निकालूंगा, लेकिन इसके जरिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग चीज बताने जा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक, आप बस इन चीजों को याद रखें, कुछ भी पूछा जा सकता है कहीं से भी, क्लियर बात है ना। तो अब देखना, तो ये सब कटेंगे, ये सब इक्वल होते हैं, तो बचा क्या, ये बचा, क्या बचा, आर स्टिमुलेटेड अपॉन आर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अच्छा यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अभी एक बात ध्यान देना, या फिर ध्यान देने वाली बात है ही, क्या ध्यान देने वाली बात है कि बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल लॉ पढ़े हो, बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल लॉ या बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो एक फॉर्मूला दिया था एन आर इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस आर एच न्यू बाई के टी, इसको याद रखें आप लोग, ठीक है, एच न्यू बाई के टी। अब देखो अगर मैं N2 करूंगा यहाँ पे आर की जगह तो क्या हो जाएगा एन नॉट ई की पावर में 2 एच न्यू बाई के टी, याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, है ना, ये स्टेटिस्टिकल का है इसीलिए मैं तुम लोग को वो नहीं कर रहा हूं, है ना। आगे देखो N1 इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, है ना, सिंगल के लिए। अब दोनों को डिवाइड कर दो N2 अपॉन N1, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कटेंगे, ये दोनों कटेंगे, और यहाँ हो जाएगा ई की पावर माइनस 2 एच न्यू, मतलब ये -2 है, इसको कांस्टेंट मान लो, ये कांस्टेंट 1 है, -2 -1, ये -1 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो -2 + 1, तो -2 + 1 -1 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या बचने वाला है, e की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, यही बचेगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, इसको याद रखो, यही फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखो। तो यहाँ तक देख लिए, यहाँ तक पढ़ने के बाद मैं कुछ बताने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल विजिबल लाइट का, किसका लेता हूँ, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिसका वेवलेंथ है मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और रूम टेम्परेचर की हम बात करें, किसकी, रूम टेम्परेचर की। एग्जाम्पल फर्स्ट, जिसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब कितना होता है 300 केल्विन, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर इसका वैल्यू निकालो, ये के क्या है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, कमेंट में बताओ कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। यहाँ पे के का वैल्यू रखना, टी में दे दिया हूँ, और लेमडा का वैल्यू 5000, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, निकाल सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी भी से फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, यहाँ रखना एच का वैल्यू आपको, आप लोग को मालूम है, इसको वैल्यू को पूरा पुट करो, क्या आता है, आर स्टिमुलेटेड अपॉन आर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 44 के समथिंग आएगा, कितना आएगा 10 की पावर माइनस 44। अब देखना ध्यान से, इसको अगर मैं आपको अच्छे समझा पाऊँ तो ये कुछ देखना ऐसा है, आर स्टिमुलेटेड, ये कहाँ जाएगा नीचे, और एब्जॉर्प्शन यहाँ चला गया, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ आपके ना, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब आर स्टिमुलेटेड इनटू 10 टू द पावर 44 पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इज इक्वल टू आर एब्जॉर्प्शन। अब ये जो रेट है, अब देखो स्टिमुलेटेड इमिशन का जो रेट है उसमें 10 टू द पावर 44 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 10 की पावर कितना है 44, उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तब जाकर वो आर ए के बराबर हो रहा है। आर ए के बराबर होने के लिए, मतलब एक अमीर आदमी, एक अंबानी आदमी के, अंबानी के बराबर होने के लिए 10 की पावर 44 इतना रुपए इसके पास होना चाहिए, और ये नहीं है तो ये गरीब है, समझ आ रहा है। तो आर स्टिमुलेटेड जो है
उसमें 10 की पावर 44 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाकर इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि स्टिमुलेटेड का वैल्यू इसके बिना बहुत ज्यादा छोटा है किससे, एब्जॉर्प्शन से। तो आर स्टिमुलेटेड का वैल्यू बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। कैसा है, नेग्लिजिबल। बहुत ज्यादा वैल्यू होता है ना, कैसा है, नेग्लिजिबल है, तो नेग्लेक्ट कर दो। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन के मुकाबले स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है, बहुत ही क्या होगा, नेग्लिजिबल, मतलब होगा ही नहीं, समझो। इसका मतलब एटम यहां से ऊपर गया और यहां से नीचे आया, लेकिन जो नीचे आया वो अपना एनर्जी नॉर्मली छोड़ दिया, क्योंकि यहां पे स्टिमुलेशन हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ, स्टिमुलेटेड। अब देखो हम कौन सा लाइट दे रहे थे, विजिबल लाइट। अब तुम विजिबल लाइट इसको दोगे, अब यही लाइट इसको भी मिलेगा, ऊपर वाले को। अब विजिबल लाइट दिए हो तो ये एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड तो हो गया, लेकिन एक्साइटेड होने के बाद फिर से उसको विजिबल लाइट दोगे तो स्टिमुलेट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस ही होगा। इसका मतलब विजिबल लाइट से लेजर एक्शन करवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार इसी टेम्परेचर पर इसी को अगर मैं ऐसा करता, लेमडा का वैल्यू लेता मैं 1 × 10⁸ एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और टेम्परेचर क्या रहता, 300 केल्विन ही रहता। ये किसके लिए है, माइक्रोवेव के लिए। किसके लिए है, माइक्रोवेव के लिए। तो माइक्रोवेव के लिए अगर मैं आर स्टिमुलेटेड और आर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू निकालता हूं तो 1 समथिंग आता है, 1.005। मतलब यहां से समझ में आ रहा है कि आर स्टिमुलेटेड और आर एब्जॉर्प्शन लगभग कैसे हैं, बराबर हैं। इसका मतलब माइक्रो विजिबल लाइट के जगह में अगर माइक्रोवेव रेडिएशन दूं तो ये एब्जॉर्ब भी करके ऊपर भी जाएगा और उसी लाइट से वो स्टिमुलेट भी होगा, मतलब लेजर लाइट मिलेगा, लेजर एक्शन संभव है। समझ आया। तो ये हुआ कहानी इसका। अब ये सब क्यों बताया था, इसलिए बताया था, समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ए और बी का वैल्यू निकालने की तरफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्या करेंगे, आइंस्टीन कोफिशिएंट का वैल्यू निकालेंगे। आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या था, ए और बी है, तो ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। तो ए और बी का वैल्यू देखो कैसे निकालना है। अभी जस्ट मैं आपको दिखाया था रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो कैसे मैं यहां सीधा लिखता हूं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या था, यहां फिर से डायग्राम बना देता हूं, अगर बुले बुले टाइप लग रहा है तो ये क्या किया, लाइट एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो ऊपर गया, यही एब्जॉर्प्शन। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, n1, इसमें n2। तो क्या था, किसके बराबर था, एनर्जी भी था, ये भी था, और जो एनर्जी लेता है उसके लिए हम क्या लेते हैं, b। कौन सा है, 1 से कहां गया, 2 में। अब मैं क्या करूं, मैं बताया था थोड़ा देर पहले कि b12 और b21 दोनों आपस में बराबर हैं और हम लोग काट दिए थे। तो अब हम उसको वैल्यू निकालेंगे, प्रूफ भी होगा वो दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब मैं प्रूफ क्यों करता हूं, उसके पीछे कारण है। किसी भी चीज को अगर मैं प्रूफ कर रहा हूं तो उसके आपके दिमाग में उसको एकदम सेटल कर रहा हूं, आपके दिमाग में वो घूमे। अगर किसी चीज को आप रटते हो तो बार बार रिवीजन मांगता है, अगर बार बार आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप चीजें भूल जाते हो। इसलिए मेन चीज क्या है, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके पीछे ये है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो फिर आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए पूरा सॉल्व किया करें, एक बार कम से कम पूरा सॉल्व किया करें। उसके बाद जैसे जैसे आप रिवाइज करने जाएंगे तो जो चीज लंबा चौड़ा था, आपको रिवाइज करने में दिक्कतें हो रही थी, बहुत ज्यादा समय ले रहा था, वो एक आंख मारने से ही छप जाता है यहां, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो मैं उसकी तरफ चलता हूं, आइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, b12 फिर u12 फिर n1, क्योंकि 1 से ही तो जा रहा है। ठीक है, समझ आया। अब ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। अब मैं बता रहा हूं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब सेल्फ इमिशन। सेल्फ में क्या था कि यहां से एटम अपने आप ही नीचे गिर गया, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसके लिए क्या था, नंबर ऑफ एटम n2 था और एनर्जी देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट था। कहां से कहां आया, 2 से 1 में आया। क्लियर बात है। अब मैं बता रहा हूं क्या, स्टिमुलेटेड। अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए हैं। स्टिमुलेटेड क्या हो जाएगा, जिसमें एनर्जी लगेगी, इसको अब हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, तो क्या जब भी एनर्जी यूज हो तो क्या लेने बोला हूं मैं, बी लेने बोला हूं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 से कहाँ आया, 1 में आया। ठीक है,
एनर्जी कितनी लगी, U12 लिखूं चाहे U21 मतलब एक ही है, ठीक है। और ये N2 जो कि N1 मतलब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। इतना क्लियर है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ना। अब मैं आगे चल रहा हूं, इसी ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो अब ध्यान दो, टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल। टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल मतलब टोटल चेंजेस क्या हुई, सीधी सी बात है, जितना ग्राउंड स्टेट में रहेगा उतना ही तो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर में है वही तो नीचे आएगा। मतलब टोटल चेंजेस क्या हुई, 0, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 कम होगा तो यहाँ 2 बढ़ेगा, है ना। और अगर यहाँ 2 बढ़ेगा मतलब यहाँ 2 कम होगा, और यहाँ बढ़ा मतलब यहाँ कम हुआ। तो नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही रहेंगे। इसका मतलब टोटल रेट ऑफ चेंज अब क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू RA प्लस RB प्लस RC। टोटल कितना हो जाएगा, 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0। इन सब को वैल्यू पुट कर दो, क्या है वैल्यू। अच्छा एक चीज और समझ लो, ये एक्साइटेड स्टेट है ना, इसको है ना, ये क्या है, घर। एक्चुअल में घर मुझे इसको बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं अभी इसको क्यों बोल रहा हूं बता रहा हूं। जब तुम इससे बाहर जाओगे तो उसको निगेटिव बोला जाएगा। लेजर एक्शन हो उसके लिए जरूरी क्या है, यहाँ पे ज्यादा हो, मतलब N2 का वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, किससे, N1 से, जिसको क्या नाम देते हैं, पॉपुलेशन। इसको पहले भी बता चुका हूं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जरूरी है। तो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होना चाहिए। अगर एक्साइटेड स्टेट को कोई भी एटम छोड़ रहा है तो निगेटिव बोलेंगे, अगर एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम पहुंच रहा है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अब देखते जाओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ कौन पहुंचा, ये पहुंचा, एब्जॉर्ब करके पहुंचा, तो ये प्लस में रहेगा, B12, ठीक है, U12 N1, ये है ना, प्लस हो गया। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं तो निगेटिव रहेंगे, माइनस A21 N2 माइनस B21 U12 N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो गया, तो ये टोटल हो गया, है ना। अब देखना मैं क्या करता है, ठीक है। अच्छा, प्लांक का वितरण नियम, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अगर पढ़ोगे तो वो एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू U, जो कि एनर्जी डेंसिटी U12 बोल देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू क्या निकालता है पता है, वो ये निकालता है कि 8 पाई h न्यू क्यूब c क्यूब 1/e⁻ h न्यू बाई KT माइनस 1, ठीक है। ये वाला वैल्यू निकालता है किसमें, C क्यूब, ठीक है, ये होता है। अब ये क्या है, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। तो इस लॉ के तहत हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मतलब इसकी सहायता लेंगे, लेकिन आप ये बात याद रखें कि ये वाला प्रूफ मैं कराऊंगा जब मैं क्वांटम में जाऊंगा, प्लांक वितरण नियम, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लेकिन ये आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये है कॉलेज की, मतलब कॉलेज का है ना, पे पढ़ाया जाता है, स्कूल में इसको नहीं पूछा जाएगा। जब मैं ब्लैक बॉडी पढ़ाऊंगा ना, ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी से एनर्जी कितना निकल रहा है, तो इसको बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ फॉर्मूला देखते चलो। अब इसको मुझे इस रूप में लाना है, मतलब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, U का। अब U का वैल्यू चाहिए तो मैं इसको किधर भेज दूंगा, उधर भेज दूंगा, और ये दोनों से U12 कॉमन ले लिया। अब देखो U12 में क्या कर रहा हूं, कॉमन ले लिया, ठीक है, ये किधर चला गया, उस साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा A21 N2, A21 N2 उधर चला गया, U12 ये कॉमन ले लिया मैं, तो यहाँ क्या बचेगा, B12 N1, और यहाँ क्या बचेगा, B21 N2, जो कहाँ चले जाएगा, बटे में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, B12 N1, B12 N1, है ना, माइनस B21 N2, ठीक है। अब इसी को और देखो, U12 इज इक्वल टू, मैं यहां से इतना पूरे को कॉमन ले रहा हूं, पूरे को, तभी तो यहां 1 होगा ना। देखो तो ये पूरा बाहर निकाल दूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, देखते जाओ, ये पूरा बाहर निकल गया, B21 N2। तो अब देखो यहां कितना बचेगा, 1, और यहां तो ना B21 नहीं है ना N2 है, तो कैसा हो जाएगा, किस में आ जाएगा, अपॉन में। इतना तो सब जानते ही हो, N1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, N2,
ऐसा। अब यहाँ देखो N2 कट रहा है, क्या मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूँ, A21 अपॉन B21 अपॉन B12 B21 e टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, सॉरी माइनस नहीं प्लस, एच न्यू बाई के टी माइनस 1। अब ये कहाँ से आया, अच्छा आपको याद आया कि मैं N2 अपॉन N1 का वैल्यू क्या निकाला था थोड़ी देर पहले, एच न्यू बाई के टी निकाला था, याद है। और ये जो वैल्यू निकाला था इसको पलटा दो, N1 को ऊपर कर दो, N2 को नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो N1 बाई N2 जगह में वही तो रखा हूँ। अब कंपेयर करो दोनों का, इन दोनों कंपेयर करो, ये सेम है, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, A21 अपॉन B21 फिर 1 अपॉन, है ना, B12 अपॉन B21 ए टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों मतलब सेम ही है। अब देखो, अब कंपेयर करो, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या निकलता है, इसी के साथ आज क्लास खत्म होने वाला है कि इसके जगह देखो, इसके जगह कौन है, ये है ना। तो A21 अपॉन B21 इज इक्वल टू क्या आया, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, आया नहीं आया, देखो कंपेयर करो। और इसको कंपेयर करो, देखो इसके मल्टीप्लाई में कौन है, ये इसके मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या है, एक, सबका मालिक एक, इसका मतलब B12 अपॉन B21 का वैल्यू 1 आया, इसका मतलब B21 और B12 आपस में बराबर हुए, और बराबर हुए इसीलिए काट दिए, और ये डायरेक्ट आ जाता है, आइंस्टीन कोफिशिएंट का रेशियो है ये, एब्जॉर्प्शन और इमिशन वाला, ठीक है, ठीक है, याद रखोगे, एब्जॉर्प्शन और इमिशन वाला, क्लियर बात है। तो ये आपका इतना आइंस्टीन कोफिशिएंट खत्म हुआ, आपका क्लास आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सब मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।